आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा डिसऑर्डर्स इन इम्यून सिस्टम। देखें, हम 3 लाइंस ऑफ डिफेंस पढ़ चुके हैं। एक को हमने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरे को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, तीसरे को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का। पहली दोनों नॉन स्पेसिफिक थी। फर्स्ट लाइन में क्या होता है, स्किन और एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये था। दूसरे हिस्से में कुछ सेल्स थे, इसके अलावा प्रोटीन्स थे जिनको हमने कंप्लीमेंट प्रोटीन्स कहा। पायरेक्सिया या बुखार था और इन्फ्लेमेशन थी। और इन दोनों पार्ट्स को हमने नॉन स्पेसिफिक का नाम दिया, नॉन स्पेसिफिक। इसके बाद थर्ड लाइन को देखा तो थर्ड लाइन में मैक्रोफेजेस का किरदार था, टी लिम्फोसाइट का ज्यादा किरदार था और इसके बाद बी लिम्फोसाइट्स का किरदार था। इनमें से मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट को सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा था, जबकि बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी और ये एंटीबॉडीज डिफेंड कर रही थी। इसको हमने कहा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने पूरी समरी इसलिए बताई कि अब हमें ये जो इन्नेट और एक्वायर्ड में फर्क समझ में आया। इन्नेट कहते हैं पैदाइशी, यानी इस पूरे मैकेनिज्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक डिफेंस का वो हिस्सा जो हमें पैदाइशी तौर पर मिला है, जब हम पैदा हुए थे तो उसको साथ लेकर आए थे। दूसरा वो है जो पैदा हुए थे तो हमारे पास नहीं था, पैदा होने के बाद जो हमारा जरासीम से सामना हुआ फिर वो हमने डेवलप किया। तो यहाँ से आप देखें, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये सारा पैदाइशी है, यानी हमारी जिल्द भी जब हम पैदा हुए थे तो मौजूद थी, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी मौजूद था, लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम वो भी था, सेल्स भी मौजूद थे, बुखार भी हो रहा था, इन्फ्लेमेशन, ये सारा पैदाइश से हमारे साथ था। जबकि हमारे पास खास तौर पर जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम था, एंटीबॉडीज वाला, ये था ही। ये पैदा होने के बाद हमने आस्ता आस्ता डेवलप किया है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का तर्जुमा क्या है, हासिल करना, जो आपके पास नहीं था। तो ये इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, गाय भेड़ बकरियों में आपने देखा होगा, गाय से 3 दिन जो शुरू का दूध निकलता है वो आम दूध नहीं है, वो जब उबालते हैं तो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, वो प्रोटीन से। तो वो एंटीबॉडीज थी जो बच्चे में नहीं थी, माँ मुंतकिल कर रही थी दूध के जरिए। तो बाद में उस बच्चे ने अपनी एंटीबॉडीज बना ली। ये है आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो एड्स आप पढ़ते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उस एड्स में क्या होता है, बाकी सारा निज़ाम ठीक है इम्यून सिस्टम का, लेकिन ये वाला खराब है। खास तौर पर जो टी लिम्फोसाइट है उन पर वो वायरस अटैक करने की वजह से ये एक्वायर्ड पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम खराब होता है, इसीलिए आप उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक हो गया बेटा? तो ये इन्नेट और एक्वायर्ड वाला मसला हल हो गया। अब हम आते हैं, अगर इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर्स हों, खराबियां हों, तो वो कैसी होती है। तो बुक में जितनी मेंशन है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक नुक्ता याद रखना, इम्यून सिस्टम के जो जरासीम को रिकॉग्नाइज करने वाले सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स, इनके समझो सेल के अंदर प्रोग्राम फीडेड है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा सेल जिस्म का अपना है, कौन सा बाहर से है, यानी ये अपने और गैर में तमीज कर सकते। इनको पता है हमारे जिस्म का कौन कौन सा मॉलिक्यूल, कौन कौन सा सेल हमारे अपना है, कौन सा नया है,
ये हमेशा अटैक करते हैं नया पर, बाहर से आने वाले अजनबी पर अटैक करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये अपनों को प्लेयर समझकर अटैक कर जाते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी जब आपके इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट्स अपने ही जिस्म के कुछ सेल्स को बैरूनी समझकर गलतफहमी की बुनियाद पर उन पर अटैक करें और उनको तबाह करने लगे, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसकी 3 मिसालें हमारे सामने हैं। इनमें से एक है अ टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। पहले इसमें भी एक गलतफहमी हो सकती है, उसको दूर करनी। खून की कमी का मतलब खून का वॉल्यूम कम होना ही नहीं। खून का वॉल्यूम कम हो जाए वो भी खून की कमी है। खून का फंक्शन मुतासिर हो, वॉल्यूम में तो पूरा हो खून, लेकिन काम नहीं कर रहा हो, तो उसको भी एनीमिया या खून की कमी है। अब एक टाइप का एनीमिया है जिसमें क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हमारे जिस्म के अपने आरबीसी को अजनबी समझकर इनको तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, इनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स का काम मुतासिर होगा। रेड ब्लड सेल्स क्या काम कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हम तो मर जाएंगे। कितना खतरनाक होगा। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मेजॉरिटी ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई इलाज भी नहीं। समटाइम्स कोई सप्लीमेंट देकर, कोई मेडिसिन के जरिए इसको दुरुस्त भी किया जा सकता है, लेकिन अक्सर केसेस में इसका इलाज नहीं है। तो एक टाइप की एनीमिया है। दूसरा है जुवेनाइल डायबिटीज। शुगर की जो बीमारी है इसकी कई अक़साम हैं। इनमें से एक को कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल का लफ्जी तर्जुमा है छोटे बच्चों की शुगर। अमूमन छोटे बच्चे जरूरी नहीं, 30 साल से पहले अगर कोई डायबिटीज का शिकार हो जाए तो उसको जुवेनाइल या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने के लिए बताता हूँ कि ये हमारा स्टमक है, इसके करीब ये है पेंक्रियास। इस पेंक्रियास के पार्ट्स हैं जिनको क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में 2 तरह के सेल्स हैं, बी सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। ये बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसुलिन यहां से प्रोड्यूस हुई, कहां से? पेंक्रियास से, और ये जाकर लिवर में काम करती है। पेंक्रियास से प्रोड्यूस होकर लिवर में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इस जुवेनाइल डायबिटीज में क्या होता है? अपने ही इम्यून सिस्टम के सेल्स इन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, बैरूनी समझकर। हालांकि ये बैरूनी नहीं, अपना है। जब इसको तबाह करेंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उधर शुगर कौन कंट्रोल करेगा? लिहाजा शुगर की बीमारी लग गई। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। इसी तरह तीसरी मिसाल हमारे सामने है विटिलिगो। तीसरी मिसाल है विटिलिगो। अब देखें ये विटिलिगो क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को उनके हाथों में धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद धब्बे, और पेचेस, और स्किन पूरे का चेहरे पर भी हो सकता है। एक बहुत मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की आसिफा भुट्टो, उसका देखा ना चेहरा, पहले इधर से वो रंग चेंज होते होते बाज का पूरा रंग चेंज हो जाए तो फिर तो वो अच्छा लगता है, वरना अगर धब्बे हो तो वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये क्या होता है? हमारी स्किन में कुछ सेल्स हैं जिनको कहते हैं मेलेनोसाइट्स। ये मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं? मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। इस मेलानिन की वजह से हमारे जिस्म के या जिल्द की रंगत का तयन होता है। अब इस केस में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स जिल्द के मेलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं,
जब ये डिस्ट्रॉय होंगे, जिस जगह डिस्ट्रॉय होंगे, पूरे जिस्म एक साथ नहीं कवर होता है, पार्ट्स पर अटैक होता है। जब मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो नो मेलानिन विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर द अर्थ, जिसके नतीजे में वो हिस्सा सफेद हो जाए। अब अगर ये पूरे जिस्म के सेल्स को टारगेट करें, स्किन के तमाम मेलानोसाइट को साफ करें, तो फिर तो पूरे जिस्म की रंगत बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वरना धब्बे पड़ जाएंगे। इसको विटिलिगो कहा। ठीक है, तो कभी कभार मैं ये सोचता हूँ अगर इसका कोई इलाज होता तो आस्था भुट्टो के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं, वो अपना इलाज कराती। इसका मतलब डिसऑर्डर्स जो हैं इस तरह के, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें मेजॉरिटी का इलाज। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक और बात की तरफ, टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये नेचुरल है। किसी शख्स को बाज़ औक़ात कोई ऑर्गन लगाने की जरूरत पड़ती है, मसलन किसी को आंखें लगाने की जरूरत पड़ी, बाहर से आंखें लगाई, किसी को गुर्दे लगाने की जरूरत पड़ी, बाहर से गुर्दा लिया गया, किसी को जिल्द या कोई और टुकड़ा। इन सब से हटकर खून तो बहुत कॉमन है ना, लोग खून का तबादला करते हैं रोजाना की बुनियाद पर। हजारों लोग, एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, खून मुंतकिल किया जाता है। अब जो बाहर से चाहे कोई ऑर्गन आया हो या खून आया, इम्यून सिस्टम के लिए अजनबी है, तो इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है। जब इस पर अटैक करेगा तो जो खून लाया गया था वो भी बेकार हो गया, जो ऑर्गन लगा था वो भी बेकार। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो डोनर और रेसिपिएंट है वो खूनी रिश्तेदार हो, तब ये ऑर्गन मुंतकिल करते हैं। इसके लिए क्योंकि दोनों की ब्लड केमिस्ट्री भी सेम है, ब्लड ग्रुप भी सेम है, और बहुत कुछ सेम होने की वजह से अमूमन टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं होता। लेकिन होता है तो कैसे होता है, इस पर जरा बात करें। पूरा ऑर्गन है तो ये तो सेल को पहचानते हैं, मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, तो ऑर्गन को तो पहचानेंगे। पहचान के क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे। अटैक करने की वजह से जो ऑर्गन लाया गया था वो तबाह हो जाएगा, तबाह होने के बाद उसका कोई फायदा नहीं। तो इससे इसमें कौन ऐसा करता है, इसके लिए सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स का रोल है। टी लिम्फोसाइट्स ये समझ ले, एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक ऑर्गन बाहर से आया। ये 3 तरह से काम करते हैं। पहला काम है एक्टिवेट अदर सेल्स, यानी इन्होंने टी लिम्फोसाइट तो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर देता है ना, उस 2 की वजह से मैक्रोफेजेस टी लिम्फोसाइट वो आकर इस ऑर्गन पर अटैक कर लेते हैं। तो दूसरे सेल को इन्होंने इस तरह से एक्टिवेट किया। दूसरा तरीका है अटैक बाय देमसेल्व्स, ये खुद उस ऑर्गन पर अटैक करते हैं, खुद जाके मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिन्स, यही टी लिम्फोसाइट की अक़साम थी जिन्होंने उस बाहर से आए हुए ऑर्गन पर अटैक किया, अटैक करके तबाह कर। तीसरा है दे एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट आपको मालूम है इंटरल्यूकिन 2 से एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो तो अब रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट शुरू हो। बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, पहले इस ऑर्गन के कई सेल्स के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके हर एंटीजन के खिलाफ एक खास टाइप की एंटीबॉडीज बनाएंगे। फिर वो एंटीबॉडीज, ये तो ऑर्गन कहीं नहीं जा रहा ना, इधर है तो टाइम है उनके पास, फिर वो एंटीबॉडीज की बारिश कर देंगे इसके ऊपर, तो ये तबाह हो। तो इससे बच सकते हैं या नहीं, बचने का एक चांस है। एक साइंसदानों ने एक इंजेक्शन डिस्कवर किया है, साइक्लोस्पोरिन। ये कुछ फंजाई से हासिल होता है। जी, किडनी ट्रांसप्लांट में भी इस्तेमाल होता है और ओवरऑल टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से एक मसला है,
वो मसला ये है कि ओवरऑल इम्यून सिस्टम की कारकर्दगी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि ये उसको प्रिवेंट करता है। ये है। अब एक पॉइंट मैंने मिस किया था, वो भी बताता हूँ तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वो था एलर्जी। बहुत सुनते हो ना एलर्जी। क्या है ये एलर्जी? जी, डिफेक्टिव या रॉन्ग फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किसी गलती से एक गलत काम कर बैठता है, या इसको आप कह सकते हैं ओवर रिएक्ट करना। देखें, बाहर से आने वाली हर चीज हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, खाना भी तो हमारे जिस्म का नहीं है ना, कहीं और से आया है, वो हमारे लिए यूजफुल है। इसी तरह पौधों के पोलन ग्रेन्स हैं, वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। डस्ट आता है कभी, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। ह्यूमिडिटी है, वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम के सेल्स बाहर से आए हुए किसी बेज़रर सब्सटेंस को नुकसानदेह समझकर उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे नुकसानदेह जरासीम के खिलाफ किया जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। मिसाल के तौर पर नाक के अंदर सांस लेने के दौरान ह्यूमिडिटी गई या डस्ट गया या पोलन ग्रेन गया। पोलन ग्रेन जब नाक के सेल्स में फिल्टर करके रोके जाएंगे तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और जो म्यूकस सेल्स हैं उनसे ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस सिक्रेट कराएंगे तो नज़ला, जुकाम, खांसी शुरू हो। अब इससे इसका मकसद क्या है? धो लिया जाए, ये तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन बाद औक़ात इसी इम्यून सिस्टम की वजह से पोलन ग्रेन के रिस्पॉन्स के तौर पर केमिकल सिक्रेट किया जाता है हिस्टामाइन, वो सूजन कराए। सूजन हो गई, हवा की नालियां फूल गई, तो क्या होगा? हवा का गुजरना मुश्किल हो जाएगा, तो सांस लेना ही मुश्किल। तो समटाइम्स ये एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का मसला है, इसलिए बासानी इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए एंटी एलर्जी ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। दो तरह से इसको रोका जाता है। पहले एलर्जी कॉजिंग एजेंट से अवॉइड करें, ये आइडेंटिफाई हो जाए। हर शख्स के लिए अलग चीज़ की एलर्जी हो सकती है। जिसको डस्ट एलर्जी है, डस्ट से बचे। जिसको स्मोक एलर्जी है, स्मोक से बचे। जिसको पोलन एलर्जी है, पोलन ग्रेन से बचे। तो ये नहीं हो। लेकिन अगर हो गया है तो एंटी एलर्जी ड्रग्स के जरिए इम्यून सिस्टम को फिर दबाया जाए। दबाने की वजह से क्या होगा? ना सिक्रीशंस होंगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, ना बुखार होगा, फिर हम बचे रहेंगे। अदरवाइज सब्र करना होगा। ठीक हो गया बेटा? इसके साथ भी आपका ये चैप्टर हो गया।